नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस शुभ दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पद्य क्रमांक 3 15 अगस्त इस कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह कविता जो है वो गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखित है और उसी के आधार पर आज हम सबसे पहले इस कविता का अध्ययन करते समय इस कविता के कवि का परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे तथा साहित्य में कौन कौन से पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है इस पर हम चर्चा करेंगे। वे जो साहित्य लिखते हैं उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 15 अगस्त यह जो कविता है, यह जो पद्य है, किस विधा में रचा गया है इसकी जानकारी लेते हुए हम इस विधा के बारे में जानेंगे विधा परिचय के अंतर्गत, तथा 15 अगस्त इस काव्य में हमें क्या सीख मिलती है, गिरिजा कुमार हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं, यह देखने के लिए हम इस कविता का काव्य परिचय पहले देखेंगे। और गिरिजा कुमार माथुर जी जो इस पद्य की रचना उन्होंने की है, इस पद्य की रचना करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले आज हम कवि परिचय देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 23 अगस्त 1919 को हुआ। उनका जन्म स्थान अशोकनगर मध्य प्रदेश है। आपका मूल नाम गिरिजा कुमार माथुर है तथा आपके पिता का नाम देवीचरण माथुर था। माता लक्ष्मी देवी तथा पत्नी शंकुत माथुर यह जो है यह भी एक प्रसिद्ध लेखिका है। आपने भी साहित्यिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, आप भी एक महान लेखिका है। गिरिजा कुमार माथुर जी की शिक्षा के बारे में हम जानते हैं। आपकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो घर ही से हुई थी, आपके घर में ही आपको प्रारंभिक शिक्षा मिली। बीए जो है आपने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर झांसी से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी भाषा में आपने एमए किया तथा वकालत की उपाधि भी हासिल की। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने वकालत की उपाधि को हासिल किया था। आप जिन जगहों में कार्यरत थे उनमें से ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ, यहाँ पर आपने अपने कार्य का सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में आप सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, यानी नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में आपने कार्य किया है। दूरदर्शन के आप उप महानिदेशक पद पर कार्यरत रह चुके हैं और ऐसे अनेक पदों पर आपने कार्य किया हुआ है। यह आपके कार्य के बारे में या कवि के परिचय के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। तो मंजिल, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, यह आपके काव्य संग्रह है। तथा आपको जिन जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उन पुरस्कारों में साहित्य अकादमी 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान के फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान से आपको सम्मानित किया गया और वो भी आपके मैं वक्त के हूँ सामने इस कविता संग्रह के लिए आपको सम्मान दिया गया और वो 1993 में दिया गया। साथ ही साथ आपको शलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो है आपकी रचनाओं के लिए आपको दिए गए सम्मान है। तथा आपकी साहित्यिक विशेषता यह है कि कवि, नाटककार एवं समालोचक के रूप में आपका साहित्य जो है
वह सुप्रसिद्ध है। तारसप्तक के कवियों में से आप एक कवि हैं। तारसप्तक जो है वह एक कविता संग्रह है जो 1943 में कविता संग्रह लिखा गया था, जिसमें 7 कवि प्रमुख हैं जिनकी कविताओं का यह संग्रह है, उसे हम तारसप्तक कहते हैं। और तारसप्तक के कवि जो है वो 7 कवि हैं। हम होंगे कामयाब, यह जो गीत है जो सभी लोग जानते हैं, इस गीत के आप लेखक हैं। हम होंगे कामयाब, यह गीत जो है वो गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखा हुआ गीत है। आपके काव्य का मुख्य स्वर जो है वह राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करना होता है। हर भारतीय के मन में राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करना, हर भारतीय के मन को जोश से भर देना, यह आपके साहित्यिक विशेषता है। और आपके काव्य जो है लोगों के मन को जोश से भर देने में समर्थ है। आपकी कविताएं, एकांकी, नाटक, आलोचना, गीति काव्य, शास्त्रीय विषयों पर लेखन आदि आपकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस 15 अगस्त यह जो कविता है, यह 15 अगस्त कविता किस विधा में लिखी गई है। तो 15 अगस्त यह कविता जो है वह गीत विधा में लिखी गई कविता है। यह गीत विधा है और इसके अंतर्गत एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति करने हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तारसप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, यह 7 कवि जो है इनका स्थान महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस तारसप्तक कविता संग्रह में इन 7 कवियों की कविताएं सम्मिलित है, इसलिए उस संग्रह को तारसप्तक कहा जाता है। यहाँ पर इस गीत विधा में या इस विधा के अंतर्गत यह बताया गया है कि कवि अपने कथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों, बिंबों या उपमानों का सहारा लेता है। यहाँ पर बिंब शब्द का अर्थ है, यहाँ पर बिंब का अर्थ है कि प्रतिछवि। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। यानी बिंब में भावनाओं को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। बिंब में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है तथा सामर्थ्य होता है। नवीनता एवं ताजगी इसके अंतर्गत होती है। यानी बिंब ऐसे दिए जाते हैं कविता में जिससे कि पढ़ने वाले की भावनाओं को जागृत किया जाए, उसकी भावनाओं को उत्तेजित करने की क्षमता बिंबों में होती है। अब बिंब कैसे होते हैं? तो बिंब स्पष्ट एवं सजीव होते हैं। सजीव होते हैं। यहाँ पर एक बिंब का उदाहरण हम देखेंगे कि खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर कवि ने एक बिंब का प्रयोग किया हुआ है जो कि बड़ा ही सजीव है। यहाँ पर सवेरे का वर्णन करते समय कवि कह रहे हैं कि सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों के समान लाल है। जैसे ही खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा, इस तरह से कवि एक पंक्ति लिखते हैं या अपने अभिव्यक्ति देते हैं तो हमारे आंखों के सामने खरगोश की आंखें दिखाई देने लगती है। यानी उस बिंब में सजीवता है, उस बिंब में हमारी भावनाओं को उत्तेजित करने की क्षमता है, शक्ति है। तो ऐसे बिंबों का प्रयोग गिरिजा कुमार माथुर अपनी कविताओं में करते हैं। बिंब का प्रयोग वे करते हैं, साथ ही साथ प्रतीकों का प्रयोग वे करते हैं। बिंब और प्रतीक में थोड़ा सा अंतर है। प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है,
जबकि बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति या प्रतिछवि के लिए प्रयुक्त होता है। यानी बिंब किसी एक पदार्थ के बारे में अगर हमें जानकारी देनी है तो उसके लिए किसी दूसरे का सजीव वर्णन, सजीव वस्तु का वर्णन वहां पर किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि सवेरे को किसके समान कहा गया, खरगोश की लाल आंखों के समान कहा गया। तो यहाँ पर सवेरा जो है वह बिंब एक सजीव रूप से हमारे सामने अभिव्यक्त होता है। प्रतीक पर युग, देश, संस्कृति की मान्यताओं की छाप होती है। प्रतीक में भावनाओं को उत्पन्न या जागरूक करने की शक्ति होती है। प्रतीकों में क्या होता है, भावनाएं, भावनाओं को उत्पन्न करने की या जागरूक करने की शक्ति वह प्रतीक में होती है। और प्रतीक पर हमारे संस्कृति की छाप भी होती है। अगला कहा गया है कि गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता में उपमान लिए जाते हैं। बिंबों का सहारा लिया जाता है, प्रतीकों का सहारा लिया जाता है तथा उपमानों का सहारा लिया जाता है। उपमान हम किसे कहेंगे, किसी अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर किसी नाम से जानना उपमान कहलाता है। यानी जिस चीज का हमें पता नहीं, जो हमारे लिए अज्ञात है, ऐसे अज्ञात वस्तु की जानकारी किसी ज्ञात व्यक्ति के वस्तु के आधार पर हम लेते हैं तो वह होती है उपमान। उन्हें हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहेंगे कि जैसे कि हमें गाय यह प्राणी पता है, गाय के बारे में हम जानते हैं, हमने सुना है कि नील गाय, यह शब्द हमने सुना हुआ है, लेकिन नील गाय को हमने देखा नहीं। लेकिन कभी हम किसी जंगल में चले जाए और वहां पर हमने किसी गाय जैसे पशु को देखा जो नीले रंग का है, तो हमें तुरंत ज्ञात होता है कि यह नील गाय हो सकती है। यानी गाय के ज्ञान के आधार पर हमने नील गाय को पहचाना, समझ लिया, यह क्या है, उपमान है। अज्ञात वस्तु को जानने के लिए ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर उसके नाम से उसे जानना यानी उपमान कहलाता है। तो ऐसे गिरिजा कुमार जी माथुर के काव्य में बिंबों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है तथा उपमानों का प्रयोग उनकी कविताओं में किया जाता है। आगे हम देखते हैं, हमने तार सप्तक के कवि देखे, 7 कवि है तार सप्तक। यह एक कविता संग्रह है जिसके अंतर्गत 7 महान कवियों की कविताएं सम्मिलित है और इसलिए उन्हें तार सप्तक के कवि कहा जाता है। आगे हम इस काव्य का परिचय देखेंगे कि प्रस्तुत काव्य 15 अगस्त में गिरिजा कुमार माथुर जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर झलक रहा है। इस नवोल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब तक शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान नहीं होता, तब तक सही मायने में भारत आजाद नहीं कहलाएगा। प्रस्तुत कविता 15 अगस्त, इसमें गिरिजा कुमार माथुर जी उस वक्त का वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, सभी देशवासियों में उल्लास निर्माण हुआ, सभी लोग खुश हुए। लेकिन गिरिजा कुमार माथुर जी हमें यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत आजाद जरूर हुआ है, लेकिन अब तक पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ है। और यही कारण है कि देश के देशवासियों को तथा देश के सैनिकों को, देश के राज्यकर्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मनों की काली छाया अब तक हमारे ऊपर से हटी नहीं है। और यही कारण है कि हमें आज तक भी
सजग रहने की आवश्यकता है। समस्त भारतवासियों को गिरिजा कुमार माथुर इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के आजादी की सही मायनों में व्याख्या हम तभी कर सकते हैं जब भारत का हर देशवासी, हर शोषित पीड़ित व्यक्ति उसका पुनरुत्थान हो जाए सही मायने में, तभी हम भारत को आजाद कह सकते हैं। हमारे चारों तरफ अभी भी दुश्मनों की काली छाया है और इससे अगर हमें बचना है तो हमें इस खुशी के साथ साथ जागरूक रहने की आवश्यकता है। देश को स्वतंत्रता मिल चुकी है और इस उल्लास में हमें ये नहीं भूलना है कि अब तक हमारे ऊपर जो दुखों की काली छाया है वो अभी भी मंडरा रही है, और हम तब इसे दूर कर सकते हैं जब हमारे समाज के, हमारे देश के शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का नवनिर्माण होगा। हमारे देश के शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा और उसी दिन सही मायने में भारत आजाद हुआ होगा। इस तरह से इस कविता में गिरिजा कुमार माथुर जी हमें इन चीजों से आगाह करना चाह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता के प्रति उत्साह रखना है, नवोल्लास के साथ साथ हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। और किस तरह से हमें जागरूक रहना है इसका सूक्ष्म चित्रण इस कविता में गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा किया गया है। और भारत की आजादी को सही मायने में हमें जीना है, उसका अनुभव लेना है, और यही बताने वाली यह प्रस्तुत कविता है। अगली तासिका में हम इसी कविता का विस्तार से विवेचन देखेंगे। इसके अंतर्गत जो अंतरे और मुखड़े हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। अगली तासिका में हम 15 अगस्त इस कविता का विस्तार से विवेचन करते हैं। धन्यवाद।